चलो कल जहां से हम छोड़े थे वहां से मिला। ज़्यादा नहीं चलेगी, मतलब 1-2 दिन में हायर एजुकेशन में इंडियन फॉरेन पॉलिसी में कंप्लीट करा दूंगी 1-2 दिन के अंदर। उसके बाद मैं आईआर स्टार्ट कर दूंगी। हाँ कल यही पढ़ रहे थे ना, ये तो हो गया था। मैं तुम लोगों को कल ये वाला पढ़ा रही थी, ये वाला। तो ये तुम लोग कभी पढ़ी नहीं हो, तो मैं बोली थी कि तुम लोगों को मैं समझाऊंगी, है ना। चलो समझाती हूँ। इवेपोरेशन। हाँ इवेपोरेशन, सही तो बोली। क्वेश्चन क्या बोला सुनो। जब स्टेप ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है वाटर का, तो पानी प्यूरिफाई कौन सा स्टेप में होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा। वाटर साइकिल में कौन सा एरिया में पानी प्यूरिफाई हो जाता है। तो जैसे कि अभी सुषमा बताई, तो आंसर सही है। आ जाओ, तो मैं तुमको पूरा बता देती हूँ। मेन टर्म्स ऑफ द वाटर साइकिल, है ना। इवेपोरेशन क्या है, वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, वाटर पावर ड्यू टू द हीट। देखो मैं बता रही हूँ इसका मतलब क्या है। पानी का जो पानी जो है ना, पानी का जो लिक्विड है ना, पानी का लिक्विड से गैस में बदलना हीट की वजह से। देखो यहाँ पे बता रहे, वाटर एक्सचेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस ड्यू टू हीट। यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा इवेपोरेशन में, जब वाटर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो वाटर कैसे चेंज होता है समझो। पानी कैसे चेंज होगा, पानी जो है, पानी है लिक्विड में है, ठीक है ना, पानी लिक्विड में है, ठीक है ना। लिक्विड से क्या बनेगा, गैस। देख रही हो, गैस, समझ रही हो ना। गैस, गैस किसकी वजह से बन रहा है, ये गैस किसकी वजह से बन रहा, हीट की वजह से, गर्म की वजह से। तुम लोग देखी होगी जब ये सब खाना चढ़ा दो, ठीक है, ये चूल्हा पे चढ़ा हुआ फॉर एग्जाम्पल, और इसको ढाक दो, ठीक है, तो पानी देखती हो भाप बन जाता है। और तुम जब ये डेगची प्लेट खोलोगी, डेगची का कवर जो है खोलोगी, तो पानी पानी बन जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि पानी जो है लिक्विड रहता है, लिक्विड से गैस बन जाता है। और ये गैस कैसे बन जाए, हीट की वजह का, ठीक है ना। तो उसी तरह बोल रहा कि, उसी तरह जैसे एग्जाम्पल बोला कि सूरज की गर्मी से क्या करता है, समुद्र का पानी हवा में उड़ता है। सन हीट ओशन, देखो रिवर से, लेक से, ओशियन से पानी कहाँ जाता है, सूरज का पास चला जाता है। ये वाला बात तुम लोग पढ़ी हो कि सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी हाँ हवा में उड़ता है, हाँ ठीक है, हाँ, उड़ जाता है, बिल्कुल उड़ जाता है। ठीक है ना, उड़ जाता है। अब उड़ जाता है, तो यहाँ पे वही बात बोला है कि पानी क्या होता है, पहले लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस बन जाता है। क्यों बढ़ता है, गर्मी की वजह से, गर्मी की वजह से। तो उसी तरह समुंदर या लेक या ओशन का पानी जो है, वो सूरज की गर्मी की वजह से उड़ जाता है ना। तो ये जो पानी है ना, ये नेचुरली प्यूरिफाई हो जाता है। यहाँ पे जो भी गंदगी वगैरह होता है ना, वो ठीक हो जाता है, ठीक है ना। ये एवापोरेशन में होता है। एवापोरेशन में क्या होता है, पानी पानी गैस के शक्ल में ले लेता है ना, वाटर पोवर बन जाता है। लेकिन किसकी वजह से, हीट की वजह कर, वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, वाटर चेंज होकर लिक्विड से गैस बन जाता है। किसकी वजह कर, गर्मी की वजह से। जैसे सूरज की रोशनी क्या करती है, समुंदर, लेक और रिवर का पानी ले लेती है और वो हवा में उड़ जाती है। अब इस तरह पानी जो है ना प्यूरिफाई हो जाती है, वाटर प्यूरिफाई हो जाती है। समुद्र का पानी, लेक का पानी तुम पी लोगी ऐसे, रिवर का पानी पी लोगी, नहीं पीओगी। अब वो जब उसका सूरज की रोशनी अपनी तरफ टान लेता है, तो वो पानी प्यूरिफाई हो जाता है। उसके अंदर जो भी ये रहता है, गंदगी हट जाता है। लेकिन ट्रांसपैरेशन में क्या होता है, मैं बता रही हूँ, ट्रांसपैरेशन में क्या होता है, कहाँ गया, वाटर इज वाटर इज रिलीज एज ए पावर फ्रॉम प्लांट।
बोल रहा है कि जो पावर है ना, ये जो प्लांट है ना, प्लांट पौधा पौधा से पानी जो है ना हवा में रिलीज होता है, पौधा से पानी निकलता है। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, पौधा के अंदर से पानी निकल रहा है। ट्रांसपायरेशन में क्या हो रहा, पौधा के अंदर से पानी निकलता है, ठीक है ना। पौधा क्या करती है, मिट्टी से पानी ले लेती है ना, और अपने पेड़ों में पूरा अंदर अंदर तक ले लेती है, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना, ये प्यूरिफाई नहीं होता, ये मतलब ये भी मतलब प्यूरिफिकेशन है, बल्कि उतना नहीं होता है। ये प्यूरिफिकेशन में मदद करता है। यूवेपोरेशन में पानी पूरा प्यूरिफाई हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करती है कि मान लो ये पेड़ है, ठीक है ना, पेड़ क्या करती है, मट्टी से पानी ऑब्जर्व करती है, तो यहाँ पर भी प्यूरिफाई होती है, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करती है पानी को, लेकिन पूरा नहीं करती है ना, थोड़ा बहुत करती है प्यूरिफाई पानी को, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आया सबलिमेशन। सबलिमेशन में क्या होता है, बर्फ या स्नो, है ना, आइस या स्नो, ये डायरेक्टली वाटर को पोवर में चेंज कर देता है विदाउट किसी तरह का लिक्विड नहीं होता। मतलब यहाँ पे बर्फ या स्नो क्या करता है, डायरेक्ट ही गैस, यानी गैस मतलब क्या, वाटर पोवर, ठीक है ना, डायरेक्ट ही क्या करता है, गैस में बदल देता है, डायरेक्ट ही। तुम देखती हो स्नो डायरेक्ट ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यूजली ऑकर पोलर रीजन या हाई माउंटेन, ये पोलर रीजन या हाई माउंटेन वाला एरिया में होता है सब। पोलर रीजन कहाँ, जैसे साउथ, क्या नाम, नॉर्थ पोल, साउथ पोल का इलाका में तुमको पोलर रीजन मिलेगा। वहां पे पानी पिघलता है, तो फॉरन कोई प्यूरिफिकेशन नहीं होता, बस पानी खाली पिघल रहा है ना। तो यहाँ पर भी पानी तुम्हारा कुछ ये नहीं होगा। ये सब पानी साफ करने का तरीका है, वाटर साइकिल है। एवापोरेशन में पानी पूरा साफ हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा बहुत प्यूरिफाई होता है, सबमिलिमेशन में दम नहीं होता है, डिस्पोजिशन में देखते हैं, है ना। डिस्पोजिशन में वाटर पावर डायरेक्टली आइस या बर्फ में बदल जाता है और लिक्विड बन जाता है। तो यहाँ पर ही वाटर पावर चेंज डायरेक्टली इनटू आइस विदाउट कोई ये भी ऐसे डायरेक्टली चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। वाटर पावर कूल्स फॉर्मल लिक्विड ड्रॉपलेट क्रिएटिंग कोल्ड ऑफ फॉग। ये फॉग से बोल रहा है कि यहाँ पे फॉग जो होता है ना, फॉग देखती हो पानी बन जाता है, तो यहाँ पर भी पानी प्यूरिफाई नहीं होगा। मतलब वाटर पावर जो होता है कूल होकर, ठंडा होकर उड़ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई फायदा नहीं होगा। इन्फ्रीमेंटेशन, पार्टिसिपेशन, सब में कुछ कहीं पे नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे, देखो जैसे यहाँ पे मैं ये लिखी हूँ कि वाटर टर्न इनटू पोवर राइज, वाटर जो है गैस बन जाता है फिर उड़ जाता है। तो यहाँ पानी क्या होता है, मोलिक्यूल होता है वो खत्म होता है, पानी प्योर हो जाता है, ठीक है ना। वाटर रिलीज प्लांट, वाटर प्लांट से रिलीज होता है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करती है प्योर करने में। कंडेंसेशन वाटर प्रूफर कूल सम फॉर्म कोल्ड, मतलब बादल से लेकर, तो यहाँ पर भी पानी प्योरीफाई नहीं होती है। और प्रेसिपिटेशन में भी ये वाटरफॉल मतलब झरना वगैरह, रेन, पानी, समुद्र, बारिश, स्नो या वाटर, यहाँ पे मोस्टली प्यूरिफाई बट कैन पिक पॉल्यूटेंट एयर। कहने का मतलब यहाँ पर कि यहाँ पे जो पानी है ना, एक मिनट, बहुत ज्यादा प्योर होता है, लेकिन वो पीने का काबिल होता है, पॉल्यूटेंट होता है। प्योर तो हो जाता है, साफ हो जाता है, लेकिन पॉल्यूटेंट होता है। तो मेन तुम्हारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा हाइड्रोसाइकिल का स्टेप है जहाँ पूरा पानी प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफाई हो जाता है, ईडी लगा होता है, हो जाता है, तो इवापोरेशन में हो जाता है, ठीक है। ये वाला करो। ओह, ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, लो अब हो गया। क्वेश्चन देखो, द ऑप्शन स्केल, 2, हाँ मार्क 2 कर सही है। लीजिए। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा, इस नॉट ओनली मेजर इंटेंसिटी अर्थ क्यूब बट ऑल्सो इम्पेक्ट। कौन सा इसमें है जो लोगों पे इम्पेक्ट, देखो जब अर्थ क्यूब होता है ना तो रिचर स्केल नापा जाता है कि कितना आया, लेकिन लोगों पे कितना इफेक्ट पड़ा। अर्थ क्यूब आता है तो लोगों को कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, कितना बर्बादी हो, वो नापने के लिए पूछ रहा है इसमें से कौन सा। कौन अर्थ क्यूब को नहीं नापता है, बल्कि लोगों पे क्या इम्पेक्ट पड़ा वो नापने के लिए इसमें से कौन सा स्केल है, ये बात पूछ रहा। यहाँ पे आ जाओ। रिचर्ड स्केल को हम लोग नापते हैं जब तुम्हारा अर्थ क्यूब आता है, तो हम लोग मैग्नीट्यूड को नापते हैं कि मतलब एनर्जी कितना रिलीज हुआ। अर्थ क्यूब आया तो एनर्जी कितना रिलीज हुआ, ये लोगों को कितना इफेक्ट हुआ वो रिचर्ड स्केल नहीं चेक करता, बल्कि मैग्नीट्यूड कि अर्थ क्यूब का कितना मतलब ये था, एनर्जी कितना था,
कितना एनर्जी था वो नापने के लिए आता है। मॉडिफाइड मॉडिफाइड मर्कली स्केल, ये देखता है कि लोगों का बिल्डिंग कितना नुकसान हुआ, लोगों को कितना नुकसान हुआ। और ये जो चेक करता है ना, रोमन न्यूमेरियल स्केल 1 से 12 तक ये स्केल आएगी, इस बेसिस पे चेक करता है। ठीक है, याद करना कि जब अर्थ क्यूक आता है तो लोगों का घर बर्बाद होता है ना, लोगों का बहुत से दुकान बर्बाद होता है, फाइनेंशियल बहुत नुकसान होता है। तो वो सब चेक करने के लिए कौन सा स्केल यूज किया जाता है? मॉडिफाई मर्कली स्केल, है ना। और ये रोमन न्यूमेरियल स्केल में होता है। सेस्मोग्राम जो होता है ये अर्थ क्यूब का वाइब्रेशन को चेक करता है कि कितना इसका वाइब्रेशन था। ठीक है, इंटेंसिटी स्केल मॉडिफाई मर्कली स्केल इज ए टाइप ऑफ इंटेंसिटी स्केल। ये बोला कि इसी का एक टाइप है मॉडिफाई मर्कली स्केल, एक इंटेंस बोल रहा है कि जो मॉडिफाई मर्कली स्केल इज ए टाइप ऑफ इंटेंसिटी। ये सिर्फ स्केल इंटेंसिटी नापेगी, है तो इसी का टाइप, लेकिन इसके कितना तेज था अर्थ क्यों का इंटेंसिटी अगर नापना होगा तो इंटेंसिटी स्केल नापेगा। ठीक है, लेकिन अगर वाइब्रेशन की कितना वाइब्रेशन था तो वो सिस्मोग्राफ। लेकिन कितना एनर्जी कितना रिलीज हुआ, मैग्नीट्यूड क्या था अर्थ क्यूब का, वो रिचर्ड स्केल। लेकिन अगर लोगों का कितना नुकसान हुआ तो वो MMI जो है वो नापेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। इसका मैं डायरेक्ट आंसर ले जा रही हूँ। मॉडरेटर यूज बोला कि तू बताओ मॉडरेटर यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का यूज बताओ। तो बोला मॉडरेटर डोंट स्टॉप, एक मिनट रुक जा, ये हट जा रहा बार बार, फिर ये भी हट जाएगा फिर। बोल रहा है कि मॉडरेटर जो है स्लो डाउन कर देता है न्यूट्रिएंट को सस्टेन चैन रिएक्शन के लिए। ठीक है, ये जो मॉडरेटर है ना, समझना अच्छे से, ये जो मॉडरेटर है ना, जो मॉडरेटर है ना, मॉडरेटर न्यूट्रेन, ये जो न्यूट्रेन है, न्यूट्रेन को क्या कर देता है? सोलो कर देता है। क्यों सोलो करता है? ताकि इसका जो चैन का रिएक्शन है ना वो सस्टेन रहे। ठीक है ना, सस्टेन रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, है ना। बोला कि मॉडरेटर का यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में कहाँ होता है? तो मान लो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो मॉडरेटर क्या करता है? न्यूक्लियर रिएक्टर को सोलो कर देता है, इसलिए चैन का जो रिएक्शन है वो सस्टेन रहे इसलिए। ठीक है, तो ए नंबर मेरा सही है। ठीक है, मॉडरेटर रोक देता है न्यूट्रॉन को चैन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। देखो दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। बोला रोक देता, रोकता नहीं है, स्टॉप कर देता है ना, ताकि चैन का जो रिएक्शन है वो सस्टेन रहे, मेंटेन रहे। तो बी तो गलत है भाई, तो बी इसको भी हटा दो, बी इसको भी हटा दो। ठीक ना, विदाउट ए मॉडरेटर चैन रिएक्शन शुड, बोला अगर मॉडरेटर नहीं रहेगा ना, मॉडरेटर नहीं ना रहेगा तो न्यूक्लियर रिएक्टर में ना चैन का जो रिएक्शन है रुक जाएगा। समझना, न्यूक्लियर रिएक्टर, याद करो, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का होना जरूरी है। ठीक है, मॉडरेटर का होना जरूरी है, नेसेसरी है। ठीक है, ये क्या करता है? ये क्या करता है मॉडरेटर? न्यूक्लियर रिएक्टर को सोलो कर देता है। सोलो करने से क्या होता है? चैन का जो रिएक्शन वो मेंटेन रहता है ना, चैन का जो रिएक्शन है वो मेंटेन रहता है, मेंटेन रहता है। तो बोल रहा है कि एग्जाम्पल बताओ, तो बोला ग्राफाइट रोड जो है ना वो मॉडरेटर होता है। ठीक है, मॉडरेटर का एग्जाम्पल क्या है? ग्राफाइट रोड। समझ में आया कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का यूज करना जरूरी है। अगर हम नहीं यूज करेंगे तो तुम्हारा चैन रिएक्शन रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि मॉडरेटर क्या करता है? न्यूक्लियर रिएक्टर को सोलो कर देता है, जिससे उसका चैन का जो रिएक्शन है वो कंट्रोल रहता है ना। ठीक है, जो पंखा में लगा होता है दीदी, हाँ पंखे से हाँ लगा सही होगा बोले, हाँ मॉडरेटर। हाँ हाँ, उसी तरह का होता है रिएक्टर, उसी तरह का होता है। ठीक है ना, हाँ वो भी तो वही होता है। एग्जाम्पल ऑफ मॉडरेटर इज ए ग्राफाइट रोड। ये ग्राफाइट जैसा होता है, मतलब ये तो पंखा वाला का तो मेरे को नहीं एग्जाम्पल, लेकिन ये एक होता है इससे, मतलब क्या बोले हम,
इसके बारे में हम देखे थे बट मेरे माइंड से निकल रहा थोड़ा सा। पंखा वाला तो ये होता है ना, कांची तो बुला था, रुक जाओ। पंखा अलग चीज हो गया लक्ष्मी, ठीक है। जो फैन में होता है उसको रेगुलेटर बोलते हाँ हैं। रेगुलेटर बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, वही तो वो अलग चीज हो गया, मैं वही बोल रही हूँ। एक्चुअल में मैं भी नहीं देखी हूँ ये वाला, खाली पढ़ी हूँ इसके बारे में। पेपर वन कितना ही आदमी पढ़ ले, कितना भी पढ़ ले, लगेगा कि पेपर टू आदमी थोड़ा लगता है कि हाँ जाए अंदर तक का, है ना। जिसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेफाइट, ठीक है ना। याद रख लेना ये बात कि ये क्या करता है, याद रखना ये क्या करता है, सस्टेन करने के लिए, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर के चैन के रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को सोलो कर देता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ग्रेफाइट है। और भी देखो दे रहा है, जैसे कि एक बता रहा था, नहीं वो सब रिमाइंड में नहीं है, पक्का पक्का मुझे नाम याद नहीं, तो मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। इंटीग्रेटिव लर्निंग मैप क्या है? इंटीग्रेटिव यानी सब चीज आएगा इसमें, देखो सब। ऑप्शन 4 लग रहा है। राइटिंग प्रोग्राम्स ऑल आएगा इसके अंदर, है ना। हॉलिस्टिक पढ़ाई, देखो इसमें हॉलिस्टिक पढ़ाई कहाँ आ रहा, करिकुलम तो तुम्हारा मेन होता है ना। कोई भी पढ़ाई में तो हटा दो। ऑप्शन 3 लग रहा है, हाँ, फैकल्टी करिकुलम डेवलपमेंट। डिप्लोमेंट होना चाहिए, फैक्चुअलिटी डिप्लोमेंट होना चाहिए, और असेसमेंट होना चाहिए। मतलब टीचर होगा तो वो करिकुलम तैयार करेगा, असेसमेंट तैयार करेगा, तो इसी को बोलेंगे इंटीग्रेटिव लर्निंग मैप, पढ़ाने के जो तरीका। इंटीग्रेटिव लर्निंग मैप जो है, इसका फोकस होता है हॉलिस्टिक डिप्लोयमेंट करना एजुकेशन में। इसका कनेक्शन करिकुलम, फैक्चुअलिटी, ग्रोथ और इवोल्यूशन असेसमेंट से। करिकुलम डिसाइड करेगा, देखो मैप बनाना पढ़ने के लिए तो पहले करिकुलम बनाना, टीचर होगा, फैक्चुअलिटी होगा, है ना, और वो फिर टेस्ट भी लेगा इस तरह से। हाँ, ये तुम लोग आसानी से कर लोगी, मैं बहुत बार पढ़ाई हूँ। मैकियावेली मिनट्स का एयर बताओ, पढ़ाई हूँ बहुत अच्छे से। 1835 नहीं कैसे 1835, बहुत ऑप्शन 4 रटवाई हूँ, बहुत रटवाई हूँ, ठीक है। लॉर्ड मैके, ठीक है, तुम नहीं की हो, कोई बात नहीं, तुम्हारा छूट गया हो। ये भी करवाई हूँ, चलो बताओ। पढ़ना लिखना अभियान, अगर नहीं याद है तो बोलना, मैं अभी निकाल दूँ। 100% निकाल ही देती हूँ, ऐसे मैं करवाई हूँ ये वाला, तुम लोग को ये देख के याद आ जाएगा। हायर एजुकेशन में नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम 1978, याद करो। अडल्ट का एज है 15 से 35 ईयर। नेशनल लिटरेसी मिशन 1988, तुम लोगों से हम पूछे, हमको ये लिए याद ही थी ना कि हम तुम लोग को याद भी करवा रहे थे और पूछ भी रहे थे कि बताओ तो नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम का डेट क्या है, तो तुम लोग बोली थी 1978। नेशनल लिटरेसी मिशन का डेट क्या है, तो तुम लोग बोली 1988। सर्व शिक्षा अभियान का डेट क्या है, 2001। यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की मैं बात करता है। 100% अचीव करना, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। टारगेट गोल नॉट ए स्पेसिफिक प्रोग्राम, बल्कि ये जो है इतना गोल 100% लिटरेसी को रेट को अचीव करना है, इसका कोई डेट नहीं दिया हुआ, ठीक है। पढ़ना लिखना अभियान 2000 में, है ना। चलो एक बार मुझे बता दो, अब तुम लोग को ये नहीं बताएगी, अब तुम लोग को बताना होगा नेशनल लिटरेसी रेट मिशन का डेट बताओ। 1978। सर्व शिक्षा अभियान 1988 सर्व शिक्षा 2000, 2001 देख लो भाई, ठीक है। नेशनल लिटरेसी, नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, पढ़ना लिखना अभियान 2020 और नेशनल अडल्ट, इंडिविजुअल भी क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल अडल्ट जो है
देखो आरसी वो वाला तुम इसका डेट बताई थी, नेशनल लिटरेसी रेट का डेट ये है और गलत हो गया था, ठीक है ना, मेरे माइंड से निकल गया था। नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम 1978, नेशनल लिटरेसी मिशन जो है 1988। फिर से एक बार मुझे बताओ यहाँ पे, चलो नेशनल लिटरेसी मिशन का डेट बताओ। 1988 पढ़ना सर्व शिक्षा अभियान 2001 है ना, 1978 पढ़ना लिखना 2020, ठीक है। 2020 अब इतना बड़ा डिवीजन हो गया तो याद तो होना चाहिए। AI नेशनल रिसर्च फ्रेमवर्क है ना, 3 प्रोग्राम है अप्रोच, ये भी पढ़ाई हूँ, बताओ क्या क्या बोला। रिसर्च में क्या क्या 3 अप्रोच को कंसिडर किया है NFR ने, नेशनल रिसर्च फ्रेमवर्क ने। CDE CD चलो आरसी बोलोगी, ACD याद कर लेना, एडवांस इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट एड्रेस, ग्लोबल चैलेंज को एड्रेस करना है, इंटरनेशनल रिसर्च करेंगे तब ना। एडवांस कोर AI रिसर्च करेंगे, और एफर्ट टू ऐड ग्लोबल चैलेंज को रिसर्च के थ्रू ग्लोबल चैलेंज, ये वाला और ये वाला देखो सेम है, यहाँ वाला ही उठाकर इतना दूर का एरिया को उठाकर यहाँ डाल दिया, देखो एफर्ट टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंज थ्रू रिसर्च, यही बात यहाँ पर भी लिखा है, खाली रिसर्च आगे लिख दिया, इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट टू द एड्रेस ग्लोबल चैलेंज, ठीक है। तो हो गया ACD, बाकी हम देख, ये तो तुम लोग आराम से कर लोगे, जल्दी 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 करो। ऑप्शन 3 हाँ बोलो और बोलो, 1 नंबर कैसे आरसी, 3 नंबर के बाद 3 हाँ नंबर, हाँ B का 3 हाँ और हाँ D का 1, सही बोली सही, NCERT 1961 हाँ फुल फॉर्म याद करो लक्ष्मी, इन लोगों को याद है तुम याद करो, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एग्जाम में आता फुल फॉर्म 1925। देखें यहाँ पे दिया है ना टीचर एजुकेशन, कहीं हाँ दे देता है टेक्निकल एजुकेशन। नहीं यही करना है टीचर, इसका डेट देखो ना, हाँ है ना, बहुत सारा जगह हाँ दिया रहता है नेशनल हाँ हाँ काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। वही में आदमी कंफ्यूज होता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956, NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी 2017 में स्टैब्लिश हुआ है, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1961, लास्ट है, खत्म हो गया तुम्हारा ये, मतलब